नमस्कार। उत्तर भारत के जिन 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की करारी हार और भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, उसके गहरे विश्लेषण शुरू हो गए हैं। लोग अपने अपने ढंग से ये जांचने, परखने और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस क्यों हारी। विशेष करके छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, जहां ये समझा जा रहा था कि कांग्रेस जीत सकती है, वहां कांग्रेस क्यों हारी। कांग्रेस के कुछ नेता और प्रवक्ता ये तर्क दे रहे हैं कि कुल वोटों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहा, लेकिन इस तर्क का कोई मतलब नहीं होता, खास करके क्योंकि जीत तो जीत है। कोई विधायक चाहे 100 वोटों से जीते और चाहे 50,000 के वोटों से जीते, जीत जीत है। इसी तरह विधानसभा में बहुमत चाहे 10-5 सीटों का हो और या 2/3, जीत तो जीत होती है। अल्टीमेटली दारोमदार सारा इस बात पे आके टिकता है कि सरकार कौन बनाता है। और बीजेपी ने तो ये भी क्षमता प्रदर्शित की है कि सीधे चुनाव में न जीत कर भी वो जोड़ तोड़ से, दल बदल से किसी भी तरह सरकार बना लेती है। उसके लिए चाहे ईडी की जरूरत पड़े, सीबीआई की जरूरत पड़े, किसी भी हथियार के इस्तेमाल की जरूरत हो, सरकार बनाने का जो एक क्षमता, कौशल उनके पास इसलिए है क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार है, राज्यपाल उनके हैं। तो कांग्रेस को ये समझना चाहिए था कि भाई केवल सिंपल जीत से भी काम नहीं, उनको बड़ी कन्विंसिंग मेजॉरिटी के लिए सारी मेहनत करनी चाहिए थी। अब इस तर्क का कोई मतलब नहीं है कि कुल वोट में कुछ लाख का अंतर है। तो जरूरत इस बात की है कि कांग्रेस के नेता कुछ सच्चाइयों को स्वीकार करें, क्योंकि अगर वो सच्चाइयों को स्वीकार नहीं करते हैं और इसी तरह की तैयारी और इसी मानसिकता के साथ अगर वो अगला लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, तो जाहिर है कि नतीजों में कोई फर्क नहीं आएगा। कांग्रेस के लोग ये भले कह रहे हैं कि साउथ में हमारा दबदबा है, साउथ में बीजेपी का दरवाजा नहीं खुला, तेलंगाना की जीत को वो एक बड़ी जीत बता रहे हैं। नो डाउट तेलंगाना की जीत बड़ी जीत है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को और साथ ही साथ जो दूसरे क्षेत्रीय दल हैं जो उनके साथ गठबंधन में शामिल हैं, उन सबको भी ये सोचने की जरूरत है कि बीजेपी ने कैसे करारी शिकस्त दी कांग्रेस को और कैसे ये जीत हासिल की। तो मैंने कुछ बिंदु नोट डाउन किए हैं कि जो बीजेपी की मजबूती के संकेतक हैं। अब उसमें सबसे बड़ा बिंदु यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय भारत के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और उन्होंने पिछले 10 सालों में अपनी इमेज, हम डिटेल में नहीं जाते कि कैसे उन्होंने किया, दौरे किए, वहां के अप्रवासी भारतीयों को, प्रवासी भारतीयों को लुभाया या साथ लिया, उस डिटेल में हम नहीं जाते। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने सबसे बड़े, भारत के सबसे बड़े नेता की एक अपनी पहचान बनाई है।
और शायद, मैं शायद कह रहा हूं, राहुल गांधी बराबर ये गलती कर रहे हैं हर चुनाव से, चाहे वो राफेल सौदा हो और चाहे और भी मामलों को लेकर कि वो सीधे नरेंद्र मोदी पर ही अटैक करते हैं। तो अभी चाहे उनका महंगा कोट हो करोड़ 2 करोड़ का, उनकी पोशाक हो, किसी भी बात पे, चाहे वो अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हो, कुछ भी मामला ले लीजिए, भ्रष्टाचार हो, राहुल गांधी सीधे नरेंद्र मोदी पर अटैक करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो अटैक सीधे नरेंद्र मोदी पे जो करते हैं, तो उससे नरेंद्र मोदी का कोई खास नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि अभी उनके बारे में एक बड़ी जो आबादी है देश की, उसके मन में एक भक्ति भाव है। तो ये एक अच्छी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी नहीं कही जाएगी। राहुल गांधी को मुद्दों और नीतियों पर ज्यादा जोर देना चाहिए बजाय व्यक्तिगत आलोचना के, क्योंकि वो स्थिति अभी नहीं आई है कि जब आप मोदी जी की आलोचना करके कोई बहुत राजनीतिक माइलेज हासिल कर लें। दूसरा, अगर आप तुलना करें तो राहुल गांधी ने अपने आप को कांग्रेस संगठन के डे टू डे के कामकाज से दूर कर रखा है। उस पर उनकी पकड़ नहीं है, हालांकि उस पर हम बाद में चर्चा कर लेंगे। लेकिन उसके विपरीत नरेंद्र मोदी ने संगठन और सरकार के सिस्टम पर अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली है कि कोई उनके विरोध की बात सोच भी नहीं सकता। और सरकार के या स्टेट के जितने भी अंग हो सकते हैं, सब पर उनकी पकड़ बहुत मजबूत है। यहां तक कि कहने की जरूरत नहीं है, जिस तरह से राहुल गांधी को मानहानि के मुकदमे में सजा हुई और उनकी सदस्यता खत्म की गई और बाद में भले वो सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से बहाल हुई, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पकड़ माना जाता है कि भाई जुडिशियल प्रोसेस पर भी है, पुलिस पर भी है, सीबीआई पर भी है, ईडी पे है, चुनाव आयोग पे भी है। तो सारा जो तंत्र है, राज्य के जितने भी तंत्र और संगठन है, उन पर सब पकड़ बहुत मजबूत है और उसका वो भरपूर इस्तेमाल अपने विरोधियों के खिलाफ करते हैं। आप भले उसको डिक्टेटरशिप कहें, आप भले कहें कि भाई उन्होंने सारा पावर का सेंट्रलाइजेशन कर लिया है, मिनिस्टर्स को कोई पावर नहीं है, संगठन के बाकी लोगों को कोई पावर नहीं है, आडवाणी जी और जोशी जी का कहीं कोई दखल नहीं है, लेकिन जो हकीकत है सो है। और इस जो सारा पावर मोदी जी के पास होने से बीजेपी के अंदर भी कोई नहीं सोच सकता कि उनकी मुखालफत करे या बगावत उनसे करे। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है मोदी जी की मजबूती के लिए कि जो सारा जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, तंत्र है, चाहे वो देशी पूंजी घराने हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, और चाहे विदेशी जो भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सबका पूरा सपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है। और जब कैपिटलिस्ट सिस्टम का सपोर्ट है तो उसका मतलब उनके तमाम मीडिया का भी सपोर्ट अपने आप में आप समझ लीजिए। और भी जिस तरह से होता है, जैसे जो इलेक्टोरल बॉन्ड में है, सबसे ज्यादा चुनावी चंदा मतलब लीगल ढंग से जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए या अदरवाइज जो पार्टियों को मिलता है चंदा ब्लैक में, वो हम समझते हैं कि सबसे ज्यादा संसाधन इस समय मोदी जी के डिस्पोजल पर हैं, बीजेपी के पास हैं, और जो दिखता भी है, प्रचार में भी दिखता है। और जिस तरह से संगठन के सारे उनके दफ्तरों का आप भी देखिए किस तरह से जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर उन्होंने बनाए हैं, और पूरा सिस्टम, तंत्र, संसाधन। तो इस तरह से संसाधनों के मामले में नरेंद्र मोदी जी का कोई
मुकाबला नहीं कर सकती कांग्रेस या राहुल गांधी। एक उससे बड़ी बात है कि गुजरात को लॉन्चिंग पैड उन्होंने बनाया था डेवलपमेंट का, तो वो एक विकास पुरुष की अपनी इमेज तो बनाए ही हैं, वो अभी भी बना रहे हैं, उस पर जोर भी दे रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा वो हिंदुत्व के भी सबसे बड़े ब्रांड हैं। आप चाहे केदारनाथ देख लीजिए, चाहे अयोध्या देख लीजिए, चाहे काशी में देख लीजिए काम, मथुरा की यात्रा पे अभी गए थे, अभी तिरुपति की यात्रा पे गए थे, और बाकायदे उनको कोई संकोच नहीं है, पूरा उसका लाइव प्रसारण करवाते हैं। तो जो बहुसंख्यक हिंदू समाज है उनके मन में उन्होंने ये एक धारणा बैठा दी है, विश्वास बैठा दिया है कि वो ही हिंदू धर्म के संरक्षक हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने सारे विरोधी दलों के बारे में, नेताओं के बारे में एक तरह से इस प्रोपेगेंडा को और इस बात को लोगों को कन्विंस करा दिया है कि बाकी जो सारे दल हैं वो मुस्लिम परस्त हैं या पाकिस्तान परस्त हैं, और अगर मोदी जी हट गए तो हिंदुओं को बड़ा नुकसान हो जाएगा, हिंदुओं के धर्मस्थलों को नुकसान हो जाएगा, और या बहुतायत हिंदू। तो ये एक साइकोलॉजी में उन्होंने वोटरों के एक बड़े तादाद में, और आज कह सकते हैं कि किसी जमाने में फ्रीडम मूवमेंट के बाद के 3-4 दशक तक जिस तरह से पहले हर घर में, परिवार में कांग्रेस सपोर्टर होते थे, आज बीजेपी सपोर्टर हैं, और वो सपोर्टर इतने जबरदस्त हैं कि वो पारिवारिक बहसों में भी मतलब लड़ाई पे भी आमादा हो जाते हैं। तो इस तरह से, इसीलिए कई लोग उनको अंधभक्त कहते हैं। अंधभक्त तो खैर हम नहीं कहेंगे, उनका अपना विचार है। 5वां पॉइंट, नरेंद्र मोदी जी के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे एक विशाल संगठन की ताकत है। किसी जमाने में कांग्रेस में भी सेवा दल या और बहुत सारे रचनात्मक संगठन होते थे, लेकिन अब वो सारे उनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन या जो रचनात्मक संगठन थे जो सीधे जनता के बीच जाते हैं, वो ऑलमोस्ट समाप्त प्राय हैं। लेकिन आरएसएस के तमाम कम से कम 100 फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो एजुकेशन के फील्ड में भी काम कर रहे हैं, जो वनवासियों के बीच में, आदिवासियों के बीच में, मतलब हर जगह। केवल वो ऐसा नहीं है कि आरएसएस केवल अयोध्या, काशी, मथुरा के मामलों पे काम कर रहा है, मतलब बहुत सारे फील्ड में, और वो अलग ढंग से जाके, और उनके लाखों जो कार्यकर्ता हैं जिनको चुनाव नहीं लड़ना है, कोई पद नहीं चाहिए, वो जाके घर घर मोदी के पक्ष में प्रचार करते हैं, चौराहे पर वो आर्गुमेंट करते हैं, पान की दुकान पर लड़ते हैं। तो ये इतना जो एक नेटवर्क है जो निस्वार्थ काम करता है, वो कांग्रेस या और किसी दल के पास नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी ताकत है कि ऐसे लाखों जो स्वयंसेवक हैं वो मोदी जी के लिए काम करते हैं, उनके हर मैसेज को वो लोगों तक पहुंचाते हैं, चाहे व्हाट्सएप के जरिए हो, चाहे और आरएसएस का तो देखिए प्रचार तंत्र इतना मजबूत है कि इमरजेंसी के जमाने में जब कोई फोन, इस तरह मोबाइल और सारी चीजें, ईमेल और व्हाट्सएप नहीं था, तब भी उनके पास एक क्षमता थी कि वो अपना मैसेज जो है वो कुछ घंटों के अंदर पूरे देश में पहुंचा सकते हैं। और देखिए, एक कौशल की बात होती है ना कि कंट्राडिक्शंस को मैनेज करने की बात है। तो एक तरफ मोदी जी के बारे में ये कहा जाता है कि भाई वो अमीर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा रहे हैं अपनी नीतियों से, उनमें कुछ नाम भी लिए जाते हैं, तो वो उसको डिनाई नहीं करते, उनके साथ से इनकार भी नहीं करते, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने देश के जो तमाम एक बड़ा गरीब तबका है उसके लिए अपनी योजनाएं चला के, चाहे वो मुफ्त राशन की योजना हो, चाहे गैस देने की हो उज्ज्वला, चाहे मकान हो, शौचालय हो, किसान पेंशन है, और टेक्नोलॉजी ने बड़ा साथ दिया है। आज से 10 साल पहले कल्पना नहीं की जा सकती थी कि एक बटन दबा के लोगों के खाते में सीधे पैसा पहुंचाया जा सकता है, लेकिन आज मोदी जी ने इतना बड़ा लाभार्थी वर्ग खड़ा कर लिया है। और देखिए, उन्होंने इन्हीं राज्यों के चुनाव के दौरान ये घोषणा कर दी थी कि
जो करीब 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन देने की स्कीम है, वो अगले 5 साल तक जारी रहेगी। तो अब अगर आप गरीब आदमियों से बात करें तो वो बहुत सारे फायदे गिनाते हैं कि भाई हमको तो ये फायदा मिल रहा है, सीधे सरकार से मिल रहा है, पहले तो ये फायदा नहीं था। तो एक जो डिलीवरी सिस्टम है वो जिस तरह से काम कर रहा है, और इसीलिए मोदी ने अपनी जो है वो एक इमेज बना दी कि मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। और ये बात केवल देखिए, ये सरकार के पास बजट है, पब्लिक टैक्स का पैसा है, तो इसलिए ये पेंशन, राशन, शौचालय, मकान, दुकान की खाली बात नहीं है। आप देखिए राम मंदिर जैसा मुद्दा ऐसा था कि उस पर जो मोदी जी ने अपना डिलीवर किया, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट, हालांकि लोग कहते हैं कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट ने उसको फैसिलिटेट किया अपने जजमेंट से, लेकिन मोदी भक्त मानते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी मोदी की वजह से आया है। क्योंकि देखिए इसके पहले आडवाणी खुद जो रथ यात्रा लेकर राम मंदिर आंदोलन के लिए चले थे सोमनाथ से और अयोध्या तक, और इतने बड़े हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते थे, और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, ये दोनों के दिल्ली में रहते हुए भी राम मंदिर के जो डिस्प्यूटेड लैंड थी वो वीएचपी को वो लोग देने में कामयाब नहीं रहे। इतने नहीं, उस समय एक शिलादान का मेरे ख्याल से 2002 में या हो सकता तारीख मुझे ठीक से ध्यान नहीं है, तो एक अयोध्या में जो विश्व हिंदू परिषद और रामचंद्र परमहंस ये लोग चाहते थे कि कुछ कोई पैर रखने की, तेल धरने की जगह मिल जाए वो डिस्प्यूटेड कॉम्प्लेक्स में 67 एकड़ में, और वो शिला पूजे शिलाएं वहां ले जाना चाहते थे। वो उसके कार्यक्रम तक में उस समय और जो यहाँ राज्यपाल यूपी में विष्णुकांत शास्त्री जी थे, जो खुद कारसेवक माने जाते थे और राम भक्त माने जाते थे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल 1 इंच, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का बहुत सख्त आदेश था यथास्थिति बनाए रखने का, तो अटल जी या आडवाणी जी राम मंदिर के निर्माण के सिलसिले में एक भी कदम बढ़ा नहीं सके थे। और इसके लिए अशोक सिंघल ने भी बहुत आलोचना की थी। एक इंटरव्यू में मुझसे ही कहा था कि भाई इन लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया और आंदोलन का, और हमें कोई मदद नहीं की। तो मतलब मोदी जी ने राम मंदिर से लेके और इन सब मामलों में उन्होंने एक तरह से मदद की। तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक जो अपनी ये इमेज बनाई है कि भाई वो जो कहते हैं वो करते हैं, डिलीवर करते हैं, तो उसमें उसकी वजह से, और उनको मेरे ख्याल से जो चुनाव लड़ाने और उसका जो रणनीतिक कौशल है उसकी भी अच्छी मतलब समझते हैं कि भाई उनके पास सबसे ज्यादा आज की तारीख में अगर कांग्रेस से तुलना की जाए तो ज्यादा समझ है कांग्रेस नेताओं के। तो आप देखिए मोदी जी को ये समझ में आ गया था कि भाई पार्टी में अगर किसी एक का चेहरा प्रोजेक्ट करके हम चुनाव लड़ेंगे तो जो दूसरे नेता हैं पार्टी के प्रभावशाली अलग अलग क्षेत्रों के, वो जरूरी नहीं है कि अपनी पूरी ताकत लगाएं। तो इसलिए देखिए उन्होंने, हालांकि उसकी आलोचना भी हुई, मध्य प्रदेश में शुरू में कहा गया कि भाई उन्होंने शिवराज चौहान का नाम नहीं लिया या उनको पहले राउंड में टिकट नहीं दिया, उनको किनारे कर दिया। छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया, और राजस्थान में भी इस बात का बहुत कहा गया कि भाई वसुंधरा राजे को उन्होंने किनारे लगा दिया, इसलिए वसुंधरा राजे बगावत करेंगे, रिबेल खड़ा किया। लेकिन वो मोदी की सोची समझी एक रणनीति थी कि उन्होंने किसी को सीएम प्रोजेक्ट करके और बाकी लोगों को नाराज करने के बजाय उन्होंने हर जगह अपने चेहरे पे चुनाव लड़ा और कहा भाई मेरे पे भरोसा करो, मोदी की गारंटी। और मोदी की गारंटी ये जो जुमला है उन्होंने आगे के लिए भी दे दिया, एक नया नारा भी दे दिया है। अभी जब उसके बाद जीत के बाद वो पार्टी कार्यालय में जश्न को संबोधित कर रहे थे, तो मोदी की गारंटी है। तो ये एक बड़ा नारा एक तरह से हो गया कि भाई पार्टी छोड़ो, सरकार छोड़ो, सिस्टम छोड़ो,
मेरे पे भरोसा करो। अब आप आलोचना कर सकते हैं कि भाई ये एक व्यक्तिवादी राजनीति है और ये हिटलरशाही है, डिक्टेटरशिप है, आप कुछ भी कहें। और जो आलोचना है वो जस्टिफाइड भी हो सकती है कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट पावर सारा जो उन्होंने किया हुआ है पार्टी का, लेकिन वो उसने फिलहाल उनको रिजल्ट दिया। और जब तक पार्टी को वो चुनाव जिता रहे हैं तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, पार्टी को भी ऐसा लीडर चाहिए जो चुनाव जिताए, और जनता को ऐसा लीडर चाहिए जो उनको फायदा डायरेक्ट दिलाए। ये अब मोदी के इसी उन्होंने अपने व्यक्तिगत करिश्मे की वजह से ही कि जो बाकी मुद्दे थे जो विपक्ष उठा रहा था कि बेरोजगारी बढ़ रही है और युवा बेरोजगार तमाम हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि सरकारी कर्मचारियों की पेंशन का बड़ा मुद्दा था। ऐसा लग रहा था कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है और सरकारी कर्मचारी इस पे वोट करेंगे तो भाजपा का नुकसान होगा। तो वो गरीबी का भी ये भी एक आलोचना का बिंदु था कि भाई आप 81 करोड़ लोगों को देश में अगर गरीब हैं आपके 10 साल के शासन के बावजूद, तो फिर आपका ये क्या विकास का मॉडल है? और क्या आप मान के चल रहे हैं कि भाई अगले 5 साल भी वो लोग गरीब ही बने रहेंगे, इसलिए आप उनको राशन देना चाहते हैं? तो आलोचना अपनी जगह है, लेकिन मोदी ने अपना एक करिश्मा इस तरह का बनाया है कि ये आलोचनाएं बहुत ज्यादा काम नहीं की। ऐसा भी नहीं कि काम नहीं की, अगर काम ना करते तो जाहिर है कि अगर राहुल गांधी के मुद्दे और ये तमाम आलोचनाएं काम न करती तो भाई कांग्रेस को इतने वोट फिर कहां से आए? वोट तो आए कांग्रेस को। हाँ, ये है कि वो जीत तक नहीं पहुंच पाए। और तेलंगाना में कांग्रेस की जीत बड़ी जीत है, उसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। कर्नाटक में कांग्रेस जीती थी, हिमाचल में जीती थी। तो ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ देश में मोदी में है, और पार्टियां भी हैं। बंगाल में जाहिर है कि ममता बनर्जी हैं, बिहार में दूसरी सरकार है, आप कई राज्यों में, उड़ीसा में आप देख लीजिए कि दूसरी पार्टी है। तो ऐसा भी नहीं कि बीजेपी पूरे देश में छा गई है, लेकिन यह है कि जो उनके समर्थक हैं खास करके, और उसमें जो हिंदुत्व का जो उनका बेसिक बेस है वो उसको उन्होंने मजबूती से पकड़ रखा है आगे के लिए, और उसमें कमी नहीं आने दी। अब अगर हम इसके विपरीत कांग्रेस या राहुल गांधी के बारे में कुछ पॉइंट रखना चाहें तो आप देखिए कि कांग्रेस को राहुल गांधी ने काफी हद तक उठाया है अपनी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए, या जो आम लोगों से, चाहे कुली हों या टेम्पो वाले हों, ऑटो वाले हों, किसान हों, खेत मैदान, हालांकि मोदी जी इसकी आलोचना भी करते हैं, तो इन सब के बीच जाके, लोगों के बीच जा करके और अपनी मेहनत और तपस्या से कांग्रेस को उन्होंने मतलब इस लायक कर रखा है कि अच्छी फाइट दिया कांग्रेस ने। ये भी नहीं कहेंगे कि फाइट नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस संगठन पर राहुल गांधी की पकड़ नहीं। और पकड़ इसलिए नहीं है कि राहुल गांधी खुद नहीं चाहते थे, वो एक तरह से कहीं न कहीं उनके दिल में सरकार या सत्ता से कुछ घबराहट से हो जाती है। वो कांग्रेस अध्यक्ष थे, इस्तीफा दे दिया, इतना कोशिश की लोगों ने कि भाई मान जाए, नहीं माने। और आज भी उन्होंने एक तरह से, शायद राहुल गांधी के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये जो वंशवाद या डायनेस्टी वाली बात है उनको बहुत पसंद नहीं है, और वो चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि कांग्रेस संगठन को डेमोक्रेटाइज करें। लेकिन जो यूथ कांग्रेस को उन्होंने इलेक्शन वगैरह करवाए थे तो बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा, तो इससे फिर उनको कांग्रेस जो बड़ा संगठन है, मेन संगठन है, उसको में एक्सपेरिमेंट करने का ज्यादा मौका नहीं मिला। फिर भी इतना तो उन्होंने इंश्योर किया कि भाई परिवार से बाहर, और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे एक नेता को जो अनुभवी हैं, कांग्रेस में जीत भी दिलाई, दलित वंचित तबकों से आते हैं, पढ़े लिखे हैं, चुनावी राजनीति का अनुभव है, केंद्र में सरकार का भी अनुभव। क्योंकि राहुल गांधी की एक जो कमी या कमजोरी लोगों में है कि उनको प्रशासनिक अनुभव नहीं है। तो एक उन्होंने कांग्रेस को अध्यक्ष तो दिया डायनेस्टी से बाहर, अपने परिवार से बाहर,
लेकिन कांग्रेस संगठन की धुरी उतनी मजबूत नहीं है कि पार्टी के जो क्षत्रप हैं, ये जो दो मुख्यमंत्री थे, अशोक गहलोत और या कमलनाथ या भूपेश बघेल, ये काबू से बाहर हो गए थे। क्योंकि कांग्रेस का जो संगठन की जो धुरी है हाईकमान की, वो कहीं न कहीं कमजोर है। इसलिए हाईकमान बहुत सारी चीजें चाहकर भी नहीं करवा पाया या नहीं करवा पाता है। तो उसका भी बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि भाई आपको अगर सबको साथ लेके चलना है एक स्टेट में, तो वो हाईकमान के हस्तक्षेप से ही संभव है। जिस तरह से कमलनाथ ने बिल्कुल अपनी मोनोपोली बना लिया था वहां, जिस तरह से भूपेश बघेल ने भी वहां काफी कुछ हद तक अपने पकड़ कर ली थी, और जिस समय तरह अशोक गहलोत ने सचिन पायलट या अपने जो भी उनको उनका विरोध करते थे उनको जिस तरह से नीचा दिखाया किया, तो इस सबसे कांग्रेस को नुकसान हुआ। और खास करके जब उन्हीं लोगों को प्रोजेक्ट किया गया चीफ मिनिस्टर के तौर पर, तो ये जो गुटबाजी रही कांग्रेस के अंदर, इसको हाईकमान रोक नहीं पाया। दूसरा ये भी हम कह सकते हैं कि कांग्रेस चूंकि बहुत सालों से मतलब देश में 10 साल हो गए और कई राज्यों में इम्पोर्टेंट, कई राज्यों में सत्ता से बाहर है, तो बहुत सारे जो उनके पार्टी के नेता हैं, चाहे गुलाम नबी आजाद हों, चाहे कपिल सिब्बल हों, बहुत सारे लोग पार्टी छोड़ के राज्य स्तर पे या नेशनल लेवल पे जा चुके हैं। और संगठन कह सकते हैं कि अंदर से खोखला है, खासकर यूपी जैसे बड़े राज्य में तो अंदर से खोखला है। जो लोकसभा चुनाव में अगर आपको दिल्ली में सत्ता में आना है तो उसके लिए बहुत जरूरी है, और वो दिखाई नहीं दे रहा कि भाई पार्टी संगठन को खड़ा करने का, नया काडर लाने का, नए वर्कर रिक्रूट करने का कोई बड़ा अभियान दिखाई नहीं दे रहा है। ये भी एक बात हम कह सकते हैं, खास करके मेरा ऐसा मानना है कि जैसे यूपी का पिछला चुनाव हो रहा था तो अखिलेश यादव बहुत मजबूती से लड़ रहे थे, अच्छी चुनौती दे रहे थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने सबको इकट्ठा किया, ओम प्रकाश राजभर जो महान दल है, और जो बीजेपी के कई ओबीसी लीडर हैं, स्वयं प्रसाद मौर्य, और इतना अधिक ज्यादा ओबीसी हो गया, तो उसका ये नुकसान हुआ कि जो उनके साथ बहुत सारे लोग आने वाले थे अपर कास्ट के, वो ठिठक गए, और वो उससे ये एक कारण माना जाता है कि यूपी में अखिलेश यादव सरकार में नहीं आ पाए थे। तो इसी तरह माना जाता है कि राहुल गांधी ने ओबीसी एजेंडे पे और जातीय जनगणना पर इतना ज्यादा जोर दे दिया कि उन्होंने एक तरह से जो अपर कास्ट है वो पूरी तरह से बीजेपी की झोली में डाल दिया। और एक बात देखिए, राहुल गांधी को याद रखनी चाहिए या समझनी चाहिए, किसी को भी समझनी चाहिए कि जो चाहे दलित वंचित वर्ग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, उनकी जो डिमांड है, उनकी डिमांड मेन आरक्षण नहीं है। उनकी डिमांड यह है कि जो पावर शेयरिंग चाहिए, और वो चाहते हैं प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनका आदमी हो, मतलब टॉप लीडरशिप में उनका आदमी हो। आप देखिए कि इसीलिए वीपी सिंह ने लागू किया केंद्र सरकार में आरक्षण, मंडल आयोग की सिफारिशें, लेकिन वीपी सिंह कभी पिछड़ों के नेता नहीं बन सके। मरने के कई साल बाद वो डीएमके में सरकार ने उनको प्रतिमा लगा के फूलमाला चढ़ा दिया, अलग बात है, लेकिन वो अपनी पार्टी जब चुनाव लड़ाए तो उनको कोई सफलता नहीं मिली। ओबीसी ने अपना नेता लालू यादव, नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव, या दलित वर्ग जो है अपना नेता मायावती, इन्हीं लोगों को मानता रहा, या बिहार में जो पासवान साहब को मानता रहा। तो राहुल गांधी की शायद ये टैक्टिकल भूल थी। ये सपोर्ट देना अच्छी बात है कि भाई चूंकि इंडिया गठबंधन में कई दल चाहते हैं कि भाई ओबीसी को उनका हक मिले ड्यू आबादी के हिसाब से या दलित को, तो उसको सपोर्ट करना अलग बात है, लेकिन केवल उसी पर अपनी सारी राजनीति देश में केंद्रित कर देना, तो उससे क्या हुआ कि जो अपर कास्ट की ताकत खाली उनकी संख्या नहीं है, वो मोबिलाइजर भी हैं, बहुत सारे उनके पास पूंजी भी है, जमीन भी है, बहुत सारे लोगों पर इन्फ्लुएंस भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक रणनीतिक चूक थी कि सारे अंडे कहते हैं कि एक ही बास्केट पे नहीं रख देना चाहिए।
एक और बड़ी चूक कही जा सकती है स्ट्रेटेजी के तौर पर कि राज्यों के जो चुनाव हुए, जब इंडिया गठबंधन बन चुका था, कई उसकी मीटिंगें हो चुकी थी, तो राज्यों के जो चुनाव हुए उसमें भी इंडिया गठबंधन के दल जो है उनसे तालमेल करना चाहिए था। और जैसे कि एक प्लान हुआ भी था, भोपाल में एक रैली प्लान हुई थी, लेकिन बताते हैं कि कमलनाथ ने वो रैली नहीं होने दी, तो कमलनाथ के दबाव में वो रैली भी रद्द हो गई। अखिलेश यादव या शायद शरद यादव या शरद पवार की पार्टियों को भी अगर वहां 2-2, 4-4 सीट दे देते कमलनाथ, तो उनसे कोई नुकसान नहीं हो जाता, या वहां राजस्थान में भी। और इन लोगों को साथ लेके अगर राहुल गांधी 1-1, 2-2 भी रैली करते या इन्वॉल्व करते, इनसे मॉरल सपोर्ट भी लेते, तो उससे कुछ न कुछ फायदा जरूर मिलता ही। लेकिन ये चुनाव, राज्यों के चुनाव के दौरान ही एक तरह से धारणा बन गई, जिस तरह से अखिलेश यादव ने वहां अपने कैंडिडेट खड़े किए, जाके प्रचार किया, तो एक धारणा ये बन गई कि भाई इंडिया गठबंधन तो फिजिल आउट हो गया। तो मुझे लगता है कि इससे नुकसान हुआ। भले परिणाम वही रहते, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि साथ में लेके चुनाव लड़ना चाहिए था, क्योंकि अभी कांग्रेस की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो अकेले दम पर सारे भारत के सारे राज्यों में चुनाव लड़ सके, खास करके जहां उसका संगठन बहुत वीक है, बंगाल है, और जो हिंदी बेल्ट कह लीजिए या गंगा का काऊ बेल्ट कह लीजिए कि भाई पूरा बंगाल, बिहार, यूपी और इन सब जगहों में तो जाहिर है कि उनको साथ लेना ही लेना पड़ेगा। और महाराष्ट्र है, बहुत सारे राज्य हैं जहां उनको साथ लेना है। और आखिरी बात यह है कि कांग्रेस और जो इंडिया गठबंधन के दल हैं उनको ये हमेशा सोचते रहना चाहिए कि राजनीति जो होती है, किसी भी देश की राजनीति, उसकी जड़ें उस देश की कल्चर में होती है। तो डीएमके के एक नेता ने जबरदस्ती दो चुनाव के ऐन मौके पर पहले जो सनातन हिंदू धर्म को लेके एक आलोचनात्मक राग छेड़ दिया कि हिंदू धर्म को मिटा देंगे या हिंदू धर्म गड़बड़ है, या यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य कहते रहते हैं। तो कोई भी देश, देखिए बंगाल में भी कम्युनिस्ट पार्टी वहां तभी कुछ सफलता पाई जब उन्होंने वहां के कल्चर और को अपना लिया, और पूरा दुर्गा जी का जो महत्व है वहां के समाज में उसको अपना लिया। तो ये सभी राजनीतिक दलों को समझना चाहिए कि भाई आप उस देश की जो कल्चर है, चाहे क्षेत्रीय चाहे राष्ट्रीय, उस कल्चर में आपकी रूट्स होनी चाहिए। धर्म एक अलग चीज है, पूजा एक पद्धति अलग चीज है, लेकिन आपको अगर उस संस्कृति के खिलाफ लोगों की निगाह में आपको नजर नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर कल्चरल, देखिए जितने भी बड़े लीडर हुए हैं इस देश में, चाहे नेहरू जी हुए और चाहे गांधी जी हुए, उनकी रूट्स जो है वो अपने कल्चर पे, यहां तक कि भाई डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वो नास्तिक थे, लेकिन तब भी डॉक्टर राम मनोहिया के अगर आप लेक्चर सुने, राम कृष्ण और शिव, किस तरह से उन्होंने उसकी व्याख्या की है, किस तरह से डॉक्टर लोहिया ने चित्रकूट में रामायण मेला लगवाने की परंपरा शुरू की थी। तो ये बात डीएमके हो या जो भी इंडिया गठबंधन के सारे दल हैं, उनको ये समझना चाहिए कि देश की संस्कृति जो है, कल्चर है, उसकी जड़ें जो है वो, उनकी जड़ों को काटने में अगर आप नजर आता है पब्लिक के सामने कि आप उस संस्कृति, उस कल्चर को काट रहे हैं, तो फिर आपको बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिलेगी। ये बातें कुछ मेरे दिमाग में थी, और ये शायद ये इनसे आगे लोकसभा की रणनीति, चुनाव की रणनीति बनाने में भी कारगर हो सकती है। मुझे लगता है कि ये सोचना चाहिए कि अगर जो लोग समझते हैं कि भाई बीजेपी के पॉलिसी से देश के सेकुलरिज्म को खतरा है, डेमोक्रेसी को खतरा है, या फेडरलिज्म को खतरा है, तो फिर उन लोगों को बाकी चीजें, अपने संगठन के कौशल, चुनाव रणनीति के कौशल और देश की जो कल्चरल रूट्स हैं, उनके बारे में भी उनका दृष्टिकोण और उनकी राय ठीक होनी चाहिए,
तभी जनता आपको साथ देगी। केवल और जाहिर है कि वेलफेयर स्कीम तो है ही, वेलफेयर स्कीम है, उनका तो लाभ मिलेगा, लेकिन बाकी पॉइंट भी ठीक होने चाहिए, आपकी बाकी चीजें भी ठीक होनी चाहिए चुनाव जीतने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद, आपने मुझे सुना।